नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 54 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आती है तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 54, भारत के संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब राष्ट्रपति को चुनने में, राष्ट्रपति का चुनाव करने में जो लोग भाग लेते हैं, ठीक है, उनको हम सामूहिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब राष्ट्रपति को चुनने में, राष्ट्रपति का चुनाव करने में जो लोग भाग लेते हैं उनको हम सामूहिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रधानमंत्री का निर्वाचक मंडल, इससे आप क्या समझते हैं? तो आप मुझसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन में मतलब प्रधानमंत्री को चुनने में, प्रधानमंत्री का चुनाव करने में जो लोग भाग लेते हैं उनको हम सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री का निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इतना अच्छे से समझ गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है कि मतलब कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये इस आर्टिकल में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा में कितने टाइप के सदस्य होते हैं? तो ध्यान दो, जो हमारे देश में लोकसभा है ना, वहाँ पे दो टाइप के सदस्य होते हैं। एक तो वहाँ पे होते हैं निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दूसरे वहाँ पे होते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा में, इनको जो मनोनीत करने वाला होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि लोकसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं वहाँ पे निर्वाचित सदस्य और दूसरे वहाँ पे होते हैं मनोनीत सदस्य। और मनोनीत उनको करता कौन है? वो करते हैं राष्ट्रपति। तो अब आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही क्यों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य क्यों नहीं? ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं राष्ट्रपति हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने लोकसभा में 10 लोगों को मनोनीत किया, ठीक है, और आज से 10 दिन बाद मेरा कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और फिर से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाने लगता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनूँ तो मैं फिर से चुनाव में खड़ा हो जाऊँगा। और मैंने लोकसभा में जिन लोगों को मनोनीत किया है, ये साधारण सी बात है कि वो मुझे ही वोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है और मतलब ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लोकसभा के सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा के
मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। फिर आगे देखो, ये तो बात हो गई लोकसभा की। ठीक है, फिर राज्यसभा जो है हमारे देश में, ठीक है, राज्यसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यहाँ भी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति जो होते हैं कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं और उनको भी यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जो हमारे देश में संसद है और उसके जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे देखो, अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे राज्य हैं और राज्यों में विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये तो बात ठीक है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा एवं राज्यसभा है वहाँ पे कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहाँ भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यहाँ पे आंसर है नहीं। लेकिन जो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं ना, वो हर राज्य में एक राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। मतलब जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जो भी कार्य करते हैं ना वो राष्ट्रपति की सलाह अनुसार करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में, वो अपने राज्य की जो विधानसभा होती है वहाँ पे कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और मनोनीत भी किसके सलाह से करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से। तो यहाँ भी अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो राष्ट्रपति राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसीलिए जो विधानसभा है, ठीक है, हमारे हर राज्य में जो विधानसभा है उसके सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होता है, और वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। अब आप ये सोचेंगे कि जब संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्यों में जो विधानमंडल हैं उनके जो दोनों सदन हैं, एक तो विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो राज्यों में जो विधानमंडल हैं और उनके जो दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग क्यों नहीं लेते हैं? मतलब वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि विधानसभाएं जो है ना वो हर राज्य में है, भारत में हर राज्य में है, और जो विधान परिषद हैं ये भारत के सिर्फ कुछ राज्यों में ही हैं। ठीक है, और चूंकि राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया होते हैं, एक प्रकार से प्रधान होते हैं, सबसे हेड होते हैं देश के, तो उनके निर्वाचन में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। तो इसीलिए जो विधानसभाएं हैं ये हमारे देश के सभी राज्यों में है। इसीलिए विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है, और जो विधान परिषदें हैं हमारे देश में, ठीक है,
ये कुछ राज्यों में होने की वजह से इनके जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ये तो बात हो गई राज्यों की। अब देखो, हमारे देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे शासन होता है केंद्र सरकार का। लेकिन हमारे देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुदुचेरी, और एक है अभी अपना जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे केंद्र सरकार का तो शासन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे विधानसभाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे विधानसभाएं हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, और दिल्ली में भी विधानसभा है। तो इसीलिए जो यहाँ इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधान सभाएं हैं, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। और बाकी जो बचे केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ तो विधानसभाएं नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ का कोई टेंशन नहीं है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें हैं, ठीक है, भारत के वो कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। और अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि विधान परिषद भारत के सिर्फ और सिर्फ कुछ राज्यों में है, जिसके वजह से विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अब देखो, विधान परिषद जो है भारत के केवल और केवल 5 राज्यों में है, ठीक है, केवल और केवल 5 राज्यों में है। अब इन 5 राज्यों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, किस में नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखो, एक तो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है। फिर आगे देखो बिहार, बिहार में भी विधान परिषद है। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। फिर तेलंगाना, तेलंगाना में भी विधान परिषद है। फिर आगे देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। फिर आपका आखिरी है कर्नाटक, कर्नाटक में भी विधान परिषद है, ठीक है। तो ये 5 राज्य आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे विधान परिषदें हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि विधान परिषद रखना या ना रखना यह राज्य के हाथ में होता है, ठीक है। वह चाहे, मतलब कोई राज्य चाहे तो वह विधान परिषद रख सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो ना रखे। लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य में होना ज़रूरी है, ठीक है। हर राज्य में, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होना ज़रूरी है, लेकिन विधान परिषद का होना ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है राज्य पे कि अगर वो चाहे तो विधान परिषद रखे और अगर ना चाहे तो विधान परिषद ना रखे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो आर्टिकल 54 है इसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल 54, भारत के संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब राष्ट्रपति को चुनने में, राष्ट्रपति का चुनाव करने में जो लोग भाग लेते हैं उनको हम सामूहिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं ये हमें इस आर्टिकल में जानना था।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, फिर उसके बाद दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो विधान परिषदें हैं कुछ राज्यों में उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, मतलब कि सिर्फ इतने सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनने में, राष्ट्रपति का चुनाव करने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 54 क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद भारत के केवल 5 राज्यों में है और उनका नाम भी मैंने आपको बताया कि यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। इन राज्यों में विधान परिषदें हैं। और ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि विधान परिषद रखना या ना रखना ये राज्य के हाथ में होता है, राज्य पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो विधान परिषद रखे या ना चाहे तो ना रखे, लेकिन विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में होना अनिवार्य है, ठीक है। और हर राज्य में है भी। और कुछ 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और आपका दिल्ली, यहाँ पे विधान परिषद है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा नहीं है। तो मुझे लगता है आर्टिकल 54 क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 55 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।